हाँ भाई, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है सबके? बताओ जल्दी, फटाफट जल्दी बताओ भाई, सारे के सारे जवान कैसे हो? हाँ भाई, जल्दी बताओ फटाफट। चलो, आज बेटा हम बात कर लेंगे किसके बारे में? आज बात कर लेंगे आज बात कर लेंगे। अ, चलो, चंद्रमा का मैं क्या क्या लेके हैं अभी। ठीक उसी दिशांतर पर घूर्णन करके अपने पहुंच जाता है। चलो, इसको अपने बात कर लेते हैं ना। इस पर आते हैं सीधे, यहाँ पर है ना। चलो, ये मेरे पास नोट्स रखे थे मेरे ना, मेरे ही नोट्स थे वो रखे थे। तो उनको फिर मैंने कल जो है ना वो करवा लिया, टाइप करवा लिया। और मैं अब जो है, अब जितनी भी क्लासें होंगी बेटा, वो सारी क्लास अब मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, है ना, पीपीटी के ऊपर। क्योंकि प्रैक्टिस के लिए टाइम बचेगा नहीं हमारे पास में। तो चूंकि प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं बचेगा तो फिर बहुत भारी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, क्वेश्चंस के लिए, है ना। कुछ क्वेश्चन कुछ मैं पढ़ा दूंगा, वैसे लिख दूंगा, कुछ ऐसे पीपीटी लिख के लाऊंगा, ठीक है ना। ये काम मैंने सोचा है कल। हालांकि मैं ऐसे पढ़ाता नहीं हूँ, ये मेरा वो नहीं है, तरीका नहीं है पढ़ाने का। लेकिन चूंकि थोड़ा सा समय कम है ना, फिर क्वेश्चन कब करेंगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए तो लेकर नेशनल पार्क उद्योग करेंगे ना उनको। नेशनल पार्क जो उद्योग वगैरह का, जलप्रपात बेटा मैंने बताए हैं आपको, है ना। तो जलप्रपात मैंने बताए हैं आपको सबको, आप याद करो, क्यों नहीं बताए जलप्रपात? नदियां बताई थी, उनके साथ में बताए हैं सारे जलप्रपात। हम्म? अब कोई कोई रह जाता है ना। तो वो थोड़ा बहुत, अब आप भी मेहनत करो अपनी तरफ से, है। हम लोग लिखेंगे कि नहीं? नहीं, तुम्हें लिखना तो है ना, तुम्हें लिखना तो है ही, लेकिन अगर अच्छा अच्छा, लेक्स आपको कुछ कुछ बताइए, कुछ नहीं बताइए, वो करवा देंगे लेक्स को, कोई दिक्कत नहीं है। और उद्योग जो है, वो उद्योग आपको करवाएंगे आपके इकोनॉमिक्स वाले टीचर, है ना। इकोनॉमिक्स वाले जो सर हैं, वो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। वो पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स वाले टीचर। चलो कोई बात नहीं, ठीक। अब आज तो मैं पढ़ा देता हूँ इससे। आज तो पढ़ लो, आज लिया आया। ये तो देख रहे हो, ये पढ़ना ही नहीं चाहते इस तरीके से। इट्स नॉट गुड बात सर, वेरी गुड बेटा। हाँ, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो यार। नेशनल पार्क तो इम्पोर्टेंट नहीं, सारे ही करवाऊंगा। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वो सभी करवाएंगे बेटा, सारा ही करवाएंगे, आप चिंता नहीं करें उस चीज़ की। ठीक है, चलो अब ध्यान दो आप, इस पर ध्यान दो। प्लेनेट को लेकर के मैंने आपको थोड़ा बहुत तो वैसे लिखवा दिया था, है ना। प्लेनेट लेकर लिखवा दिया था। लेकिन प्लेनेट को लेकर के एक जो है, प्राग में एक सम्मेलन हुआ, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। तो एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, आईएयू। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो बैठक हुई, मीटिंग हुई 2006 में प्राग के अंदर हुई। और इस बैठक के अंदर डिफाइन किया गया कि सर ग्रह किसको कहें। तो आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि 2006 में प्लूटो को आउट कर दिया ग्रहों की कैटेगरी से, कि भाई ये ग्रह नहीं है। तो ये ग्रह नहीं है, तो नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए? ग्रह होना क्या चाहिए? तो उस समय पर बेटा उस समय के ऊपर जो बातें की गई ग्रहों को लेकर के, वो ये हुई बातें कि ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये सूर्य ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान भी होते हैं। अभी मैं आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल बढ़ा चुका हूं, चारों आंतरिक ग्रह। ये बाह्य ग्रह शुरू हो गए हैं ना, लेकिन ये ग्रहों की परिभाषा लिखी हुई थी, तो मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ कि एक निश्चित कक्षा में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान भी होते हैं, एक बात। दूसरी बात, ग्रहों में क्या हुई, 2006 की प्राग में हुए अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के सम्मेलन में ग्रहों को परिभाषित करते हुए कहा गया कि जिन पिंडों में पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, है ना। एक ये भी है कि पिंडों के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल भी होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है, गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल रूप धारण कर सके, है ना।
तो गोल रूप धारण कर सके, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता हो तथा उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ नहीं हो। ये भी ध्यान रखना, अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ नहीं हो। इसी डेफिनेशन को उठा करके और इसी में से, इसी पैराग्राफ में से ग्रहों से संबंधित परिभाषा पूछ लेगा आपसे ना, स्टेटमेंट पूछ लेगा, और अपने फिर वहां गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है परिभाषा ध्यान रखना, such celestial bodies which revolve around the sun in a fixed orbit and which are also illuminated by sunlight are there. In the 2006 conference of the International Astronomical Union held in Prague, planets were defined as those bodies which have sufficient gravitational force to take a round shape, revolve around the sun in a fixed orbit and have other planets around it, ठीक है। देयर शुड नो बी क्राउडिंग ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन जो है 2006 में कर दी गई। अब चलो, ये डेफिनेशन मेरे सामने आ गई थी तो मैंने लिख दी फिर इसको ना। प्लेनेट जो शब्द है, ये प्लेनेट वर्ड कैसे बना है, यूनानी भाषा है ना, यूनानी भाषा के, ठीक है। तो ग्रीक लैंग्वेज से बना है, प्लेनेटाई से बना है, प्लेनेटाई से बना है। और बेटा प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों तरफ घूमने वाला, परिभ्रमक या चारों तरफ घूमने वाला। द वर्ड प्लेनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई विच मीन्स रिवॉल्विंग और मूविंग अराउंड द वन, ठीक है। तो प्लेनेटाई वर्ड ग्रीक भाषा से बना है। अब चलो अपने सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं जो अपना लास्ट में हमें पढ़ना था बेटा। और ये टॉपिक हमारा लास्ट में कौन सा था, ये बृहस्पति था। मैंने डायग्राम्स में आपको समझा दिया था बेटा हालांकि लास्ट में, कि भाई कहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन से प्लेनेट कहाँ पर हैं, इसके कैसे चारों तरफ घूमते हैं, वगैरह वगैरह कई चीज़ मैंने बताई थी। बहुत सारी चीज़ आपको पीछे बता चुका हूँ मैं, है ना। सन के बारे में बता चुका हूँ, है ना, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बता चुका हूँ। तो मैं पीछे डिस्कस मैंने बहुत किया है, आप खुद से एक बार सोच कर देखो, कितनी सारी चीज़ बता दी। 7वीं 8वीं क्लास है ये, 7वीं 8वीं क्लास है, ठीक है ना। 7 से 8 क्लास में मैंने बहुत सारी चीज़ बताई। एक क्लास कल और लेंगे, फिर उसके बाद अपने चलेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। चलो, बृहस्पति की अगर बात करते हैं, जुपिटर, अगर बृहस्पति की बात करता है तो इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, गैलीलियो के द्वारा खोज की गई थी, है ना। गैलीलियंस के द्वारा या गैलीलियो के द्वारा, गैलीलियो द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। हैंड रिटन आपका बहुत अच्छा लगता है। आज की क्लास पढ़ लो, एक क्लास पढ़ लो ये, फिर बाकी हैंड रिटन ही पढ़ा देंगे, ठीक है ना। कल से हैंड रिटन पढ़ा देंगे, आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। आप इसको लिख लेना घर पे ना। बृहस्पति जो है बेटा, इसकी खोज किसने की है बच्चा, ये बच्चा खोज की है किसने, गैलीलियो ने की है, ठीक है। तो जुपिटर जो है, इस जुपिटर की खोज किसने की है, तो ये की है किसने, गैलीलियो। हम जानते हैं कि जुपिटर इज द लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडी इन आर सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम में अगर सन को हटा दे तो सबसे बड़ा अगर कोई सेलेस्टियल खगोलीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडी है, और या फिर जो प्लेनेट है सबसे बड़ा, वो कौन सा है, जुपिटर है, ठीक है ना, जुपिटर है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि ये जो सूर्य के चारों तरफ है ना, ये लगभग लगभग 11 वर्ष और 11 माह में सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है कितने टाइम में, तो ये रोटेशन करता है सूर्य के चारों तरफ, ये रिवॉल्व करता है कितने टाइम में, तो ये करता है, ये अपना कितने समय में करता है, तो ये 12 साल के अंदर लगभग करता है ना। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, एक बात, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है एवं सबसे भारी भी है ना, सबसे भारी भी है, द्रव्यमान भी इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम एंड ऑल्सो द हैवीएस्ट प्लेनेट, ठीक है। दूसरी बात, इसका परिक्रमण काल है ना, परिक्रमण काल अराउंड द सन, है ना, रोटेशन अराउंड द सन अगर बात करेगा तो अराउंड द सन जो आएगा वो अराउंड द सन कितना आएगा, अराउंड द सन, ये इसको रेवोल्यूशन लिख सकते हैं, रेवोल्यूशन लिख सकते हैं, लेकिन अराउंड द सन ये कितने रोटेशन कितने में करेगा, तो लगभग 12 साल में करता है, 11 वर्ष और 11 माह में। और इसका जो घूर्णन काल है, घूर्णन काल बोले तो घूर्णन काल मतलब अपने एक्स पर, अपने ही एक्सिस के ऊपर, तो ये अपने ही एक्सिस के ऊपर कितने में, लगभग 9 घंटा और 56 मिनट में रोटेशन करता है ना। तो कह रहे हैं इट्स रोटेशन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स 11 ईयर्स 11 मंथ एंड इट्स रोटेशन पीरियड ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्स पर, इज 9 आवर्स 56 मिनट, लगभग 10 घंटे में ये अपने एक्स पर घूमता है, ठीक है। देखो इसके जो उपग्रह हैं इनकी संख्या पहले तो बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने और खोज कर ली,
और वैज्ञानिकों ने और खोज कर ली, तो उनमें जब नई खोजें हुई तो उनके अंदर 95 हो गए, है ना। तो टोटल इसके जो प्लैनेट्स हैं वो टोटल कितने हैं, तो ये प्लैनेट्स कितने हैं इसके, इसके सैटेलाइट कितने हैं, नेचुरल सैटेलाइट या मून्स, नेचुरल सैटेलाइट्स को मून भी कहा जाता है ना। तो मून भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना इसके उपग्रहों की संख्या, इसके मून्स की संख्या, नंबर ऑफ मून्स इसमें कितना है, 95 है। ये ध्यान रखना 95 है, ठीक है। हो सकता है अगले महीने तक, 2 महीने 3 महीने और खोज ली जाए, है ना। मजा नहीं आ रहा है। अब आज आज की एक क्लास के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये एक क्लास अब तुम पढ़ लो। मैंने ये मेहनत करके इतना बनवाया है, लिखवाया है, तो मैंने टारगेट किया था मून तक खत्म कर लेंगे, बाकी तुम्हें वैसे पढ़ा देंगे फिर। अब तुम नहीं एडजस्ट करो तो भाई दूसरी बात है, चलो कोई बात नहीं। इसके उपग्रहों की संख्या वर्तमान में 95 है। इट्स नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इज करेंटली 95, करंटली 95, ठीक है। जिनमें प्रमुख कौन है, जिनमें प्रमुख गैनीमीड है ना, गैनीमीड है, कैलिस्टो है, लो आयो है, लो आयो है ना, लो आयो है, ठीक है, लो आयो है, तथा यूरोपा सबसे बड़े उपग्रहों में शामिल है। तथा इनमें से जो गैनीमीड है, गैनीमीड, ये गैनीमीड तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। पूरे सोलर सिस्टम का जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है, वो लार्जेस्ट सैटेलाइट या लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट या फिर लार्जेस्ट मून कौन है, तो लार्जेस्ट मून कौन है, तो ये लार्जेस्ट मून कौन है, गैनीमीड है बेटा, ये ध्यान रखना। सबसे लार्जेस्ट मून कौन सा है, तो ये गैनीमीड है, ठीक है ना। लार्जेस्ट जो मून आएगा वो कौन आएगा, गैनीमीड आएगा, ठीक है। तो कह रहा है ऑफ विच द मेजर सैटेलाइट्स आर, गैनीमीड है, गैनीमीड है, कैलिस्टो है, लो आयो है, लो आयो है, ठीक है ना, लो आयो है, लो आयो है, ठीक है ना, लो आयो है, एंड यूरोपा। एंड अमोंग दीज, इन सब में गैनीमीड, अमोंग दीज गैनीमीड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। तो गैनीमीड ध्यान रखना। और जब हम मार्स पढ़ रहे थे तो बेटा मार्स में हमने पढ़ा था कि मार्स के अंदर था एक डिमोस, डिमोस इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम, वेयर एज गैनीमीड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आपके आ जाएंगे। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसे मास्टर ऑफ गोड्स भी कहा जाता है ना, मास्टर ऑफ गोड्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें तारे के गुण भी मिलते हैं और इसमें क्या भी मिलते हैं, ग्रह, दोनों के गुणों से युक्त है। क्योंकि इसकी स्वयं की रेडियो ऊर्जा है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनियम गैस पाई जाती है, अतः इसे लघु सौर तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। वापिस सुन लो एक बार दोबारा से, क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, देखो इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है तारे और ग्रह दोनों के ही गुण इसमें पाए जाते हैं, दोनों के गुणों से ये युक्त है। एक बात, क्योंकि इसकी स्वयं की रेडियो ऊर्जा है ना, ये अपनी खुद की रेडियो ऊर्जा है इसकी, ठीक है। जैसे पृथ्वी की रेडियो ऊर्जा नहीं है अपनी खुद की, है कि नहीं, लेकिन इसकी रेडियो ऊर्जा है, ठीक है। और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन भी मिलती है, हाइड्रोजन का क्या मिलती है, हीलियम, तारे में मिलती है हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम मीथेन और अमोनिया गैस से पाई जाती हैं, अतः इसे जो है लघु सौर तंत्र के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड मास्टर ऑफ गोड्स, इट इज कॉल्ड मास्टर ऑफ गोड्स। इट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ स्टार एंड प्लेनेट, है ना। इट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ स्टार एंड प्लेनेट बिकॉज इट हैज इट्स ऑन रेडियो एनर्जी, इट हैज इट्स ऑन रेडियो एनर्जी एंड हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन and ammonia gases are found in its atmosphere, hence it is called, also called a small solar system। तो इसे ही एक लघु सौर तंत्र के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो लघु सौर तंत्र के रूप में किसको जानते हैं, तो बच्चा लघु सौर तंत्र कहलाता है कौन, तो ये कहलाता है आपका जुपिटर कहलाता है, जुपिटर कहलाता है, जुपिटर कहलाता है, लघु सौर तंत्र कहलाता है, ठीक है ना। स्मॉल सोलर सिस्टम के रूप में इसको है ना जाता है, स्मॉल सोलर सिस्टम के रूप में जाना जाता है। चलिए, इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें कि कौन कौन से अभियान इसके ऊपर भेजे गए, ठीक है ना, तो इसके ऊपर अभियान अगर कोई भेजे गए तो उन अभियानों के अंदर आप एक बार आओ, ठीक है। देखो, इसके ऊपर जो अभियान भेजे गए, तो अभियान जो इसके ऊपर भेजे गए, जो मिशन यहाँ पर भेजे गए, नासा द्वारा वर्ष 2011 में जूनो मिशन अंतरिक्ष यान भेजा गया, जो वर्ष 2016 में बृहस्पति पर पहुंचा, ठीक है।
तो मिशन जो था जूनो स्पेस क्राफ्ट है ना, स्पेस क्राफ्ट वॉज सेंट बाय नासा इन ईयर 2011 विच रीच्ड जुपिटर इन द ईयर 2016। ठीक है, तो ये बेटा हमारा है जूनो मिशन, ध्यान रखना जूनो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा जूनो हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं अपने किस पर, अब आते हैं अगला, और अगला हमारा आ जाता है कौन सा, अब अगला आ जाता है सैटर्न, शनि। ठीक है ना, अगला आ गया शनि, तो ये आ गया सैटर्न, ये आ गया हमारा सैटर्न। ठीक है ना, ये सैटर्न आ गया, है ना, ये सैटर्न आ गया, और सैटर्न को एक बार आप देखो, सैटर्न आ गया। ठीक है ना, सैटर्न आ गया, ये यहाँ से हेडिंग नहीं लगी इसमें। देखो सैटर्न, आओ भाई सैटर्न पर बात करते हैं। 12 साल में घूमता है जुपिटर। अब जुपिटर से आगे है सैटर्न, तो चूंकि जुपिटर से आगे है सैटर्न, बृहस्पति से आगे शनि है, तो शनि की जो ऑर्बिट है वो और भी बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। बड़ा होगा तो इसका मतलब समय भी क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। समय ज़्यादा लेने का मतलब हो गया कितने घंटे में घूमता है, तो इट रिवॉल्व इन 27.9 ईयर्स, है ना, 27.9 वर्ष लेता है बच्चा, 27.9 वर्ष लेता है, 27.9 वर्ष लेता है किसमें, तो ये 27.9 वर्ष लेता है किसके अंदर, परिक्रमण काल जो इसका होगा वो 27.9 वर्ष होगा, परिक्रमण काल 27.9 वर्ष होगा। ठीक है, और ये जो है ये 10 घंटा और 40 मिनट में अपने अक्ष पर, अपना खुद का जो अक्ष है उस पर, तो रोटेशन पीरियड अराउंड द सन, अराउंड द सन, ये जरूर ध्यान रखना, अराउंड द सन होगा ये, है ना, रोटेशन पीरियड अराउंड द सन, अराउंड द सन। ठीक है, तो रोटेशन पीरियड अराउंड द सन ये कितना होगा, ये रोटेशन पीरियड अराउंड द सन होगा 27.9 ईयर्स, एंड रोटेशन पीरियड अपने अक्ष पर, है ना, ऑन इट्स एक्सिस, है ना, ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, ये होगा 10 घंटा और 40 मिनट हो जाएगा, 10 घंटा और 40 मिनट होगा। ठीक है, देखो पीछे बृहस्पति घूम रहा था 9 घंटा 56 मिनट में, और ये 10 घंटा 40 मिनट में अपने ही एक्सिस पर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप देखोगे तो पहले आपने कभी पुराना डेटा आपको अगर पता हो, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि पहले जुपिटर जो था, जुपिटर उसके 67 उपग्रह थे, 67, और 67 उपग्रहों के साथ में हाईएस्ट सैटेलाइट वाला जो था वो जुपिटर हुआ करता था। शनि के कम थे, 27-28 ऐसे थे। परंतु आज वर्तमान समय में अगर आप बात करते हो तो वर्तमान में, गुड मॉर्निंग, वर्तमान समय में अगर आप बात करते हो तो वर्तमान समय में आप देखोगे बच्चा, तो वर्तमान समय में इसके जो सैटर्न के जो सैटेलाइट हैं, वो नेचुरल सैटेलाइट की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी है, 145 है। ये ध्यान रखना, अभी फिलहाल अगर पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा अगर सैटेलाइट किसी के पास में है तो वो सैटेलाइट जो है, हाँ, नहीं सैटेलाइट नहीं, इसके ऊपर नहीं है भाई, लाइफ पॉसिबल नहीं है ना, लाइफ पॉसिबल की बात आएगी तो केवल मार्स आएगा, है ना। तब बस ये एनसीईआरटी में पुराने डेटा है तो उस पर ध्यान नहीं देना है ना, एनसीईआरटी के डेटा पर ध्यान नहीं देना है। अभी मैं जो बता रहा हूँ आप उसको फोकस करो, ठीक है ना, समझ में आई बात, अभी इस पर ध्यान दो आप। ठीक है, तो इसके जो टोटल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, वो नेचुरल सैटेलाइट कह दो, या फिर इसके जो मून है, इसके मून्स हैं 145। एक बात तो ये हो गई। अब एक चीज और देखो, दूसरी बात, जो मून, ये जो सैटर्न है ना, इस अच्छा यस सर, पीवाई क्यू में था क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल भाई होगा, है ना। हाँ 62 उपग्रह शनि के, लेकिन अभी नहीं है 62, अभी नहीं है, अभी 62 नहीं है। हाँ अभी नहीं है 62, अभी तो ये इनकी संख्या 135 हो, 145 हो गई है। शनि के जितने भी उपग्रह हैं, है ना, सैटेलाइट है या मून्स है शनि के, बच्चे इन शनि के सारे मून्स के अंदर अगर देखोगे तो सबसे बड़ा एक मून है जिसका नाम है टाइटन। सबसे बड़ा मून जो है वो कौन सा है, टाइटन है। टाइटन इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सैटेलाइट और लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, सैटर्न, whereas टाइटन इज द सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। ये भी ध्यान रखना, ये जो शनि का सेट, ये टाइटन है, टाइटन, टाइटन जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा, बड़ा है ना, सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो टाइटन सबसे बड़ा है। तो टाइटन इज द लार्जेस्ट, टाइटन सबसे बड़ा है, टाइटन सबसे बड़ा है। और दूसरी टाइटन जो है ना वो सबसे बड़ा आएगा, एक बात, टाइटन सबसे बड़ा आएगा, और टाइटन जो है ये सबसे बड़ा है,
और दूसरी बात अगर करते हैं तो टाइटन जो है ना, वो टाइटन इस पूरे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ये ध्यान रखना, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, फिर इसके बाद चलें तो कुछ और है ना। देखो जितने जो भी उपग्रह है, इन सभी उपग्रहों के विपरीत घूमता है फोबे। फोबे भी इसका फोबे भी इसका एक उपग्रह है ना। जिस तरीके जिस तरीके से बेटा, जिस तरीके से शनि के जो जो 145 जो सैटेलाइट है, उन 145 सैटेलाइट्स में से सारे सैटेलाइट जिस डायरेक्शन में घूमेंगे, वेस्ट टू ईस्ट, वो सारे तो ठीक है, लेकिन फोबे एक ऐसा है, शनि के या सैटर्न के जो भी हैं, उनमें फोबे ऐसा है जो विपरीत घूमता है, अपोजिट घूमता है बाकी सभी के, है ना। तो जैसे जैसे शुक्र था, शुक्र अपोजिट घूमता है, अरुण है यूरेनस, वो भी अपोजिट घूमता है। उसी तरीके से फोबे भी शनि का एक ऐसा उपग्रह है जो बाकी उपग्रहों की तुलना में विपरीत घूमता है। शनि के चारों तरफ जितने भी घूम रहे हैं, उनमें एक ऐसा है फोबे जो उल्टा घूमता है कि नहीं है। तो दो आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, और उन दो में आपको याद रखना है, एक टाइटन रखना है बेटा, और एक रखता है कौन सी, फोबे, है ना। टाइटैनिक जहाज भी था, टाइटन पनडुब्बी गई थी, आपको पता ही होगा, है ना। थैंक यू भाई। ठीक है, चलो, ये हो गया। हाँ, ये कम समय में घूमते हैं, बिल्कुल ठीक बात है विपिन, ये रोटेशन में कम टाइम लेते हैं, हाँ। आगे चलें मुकेश। इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन पूरा हो गया क्या? हाँ, इंडियन ज्योग्राफी में तुम्हारा बेटा एक टॉपिक बचा हुआ है, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री करवाएंगे आपके टीचर जो इकोनॉमिक्स वाले हैं, वो करवाएंगे, ठीक है ना। एक ट्रांसपोर्ट है, तो वो डेटा अपडेट नहीं है मेरे पास इंडियन ज्योग्राफी, वो इंडियन ट्रांसपोर्ट के। तो मैं एक बार वो डेटा कर लूंगा सारे, एक बार कलेक्ट, और करने के बाद में फिर आपको वो करवा देंगे, ठीक है ना। भाई नए नए एयरपोर्ट बने हैं, टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स कितनी हो गई, इस तरीके से, अ, इस तरीके से ना। हाँ अरविंद, लेकिन भाई मैं पटना में हूँ, तुम पटना में पढ़ो ऑफलाइन। गुड मॉर्निंग सर। ये आधा घंटा और चलेगा। चलिए ठीक है, आगे चलें। तो इसका एक अदर कोई सैटेलाइट है, वो कौन है, फोबे है, फोबे है। और ये इसके विपरीत क्या करता है, घूमता है, ठीक है। तो ये है, इट्स करेंटली नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इज 145, of which Titan is the largest, है ना, which is the second largest satellite in the solar system. Another of its satellite Phoebe rotates opposite to the other satellites, है ना। चलिए आगे चलें। इसका जो घनत्व है वो सबसे कम है ना, सबसे कम है घनत्व, सभी ग्रहों में सबसे कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि पानी पर तैर सकता है। इट कैन फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है, पानी के ऊपर तैर सकता है ना, कैन फ्लोट ऑन वाटर, है ना, पानी पर तैर सकता है, सबसे कम घनत्व है, सबसे कम घनत्व है। तो इट हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल ड् प्लैनेट्स एंड एट अबाउट 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सबसे कम घनत्व, ये डेंसिटी सबसे कम है। और ड्यू टू द लेस डेंसिटी इट कैन फ्लोट ऑन द वाटर, ठीक है ना, यह पानी के ऊपर भी तैर पाएगा, ठीक है। चलिए, इसका घनत्व तो सभी ग्रहों में कम है, और सबसे कम होने के कारण ये पानी के ऊपर भी तैर सकता है। तो कौन सा ग्रह पानी के ऊपर तैर सकता है, तो इसमें आपका अगर पूछे कभी, तो आप बताओगे कि ये पानी पर तैर सकता है कब, ये पानी पर तैर सकता है कौन सा, शनि, ठीक है ना, शनि, ठीक है। अलवर में तो मेरे गुरुजी रहते हैं भाई, वहाँ पर जेल चौराहा जो है, उससे राइट में सड़क जाता है, उधर रहते हैं अलवर में। मतलब अलवर, क्योंकि अलवर की मुझे जयपुर जाना होता है, क्योंकि हमारे गांव से जयपुर की कनेक्टिविटी ज़्यादा है, तो अलवर कम। चलो फिर भी देखो,
पीले रंग का दिखाई देता है ना। यह कैसे रंग का दिखाई देता है? पीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसके वायुमंडल में पीली अमोनिया के कणों की परत का विस्तार मिलता है ना, पीले अमोनिया के कणों के विस्तार मिलता है। ठीक है, तो ये जो आएगा, ये आएगा, ये कैसा? पीला ग्रह कहा जाता है ना। हम्म, पीला ग्रह कहा जाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत प्रश्न आते हैं ना, कम नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये पीला ग्रह है। इट अपीयर्स येलो बिकॉज ऑफ द एक्सटेंडेड लेयर ऑफ येलो अमोनिया पार्टिकल्स इन इट्स अपर एटमोस्फेयर। ठीक है, शनि के चारों ओर 7 वलय मिलते हैं, 7 रिंग्स मिलती हैं, शनि के चारों तरफ 7 रिंग्स मिलती हैं। देर आर 7 रिंग्स फाउंड अराउंड द सन सैटर्न whose evaluation sorry evolution has been studied by NASA in the last phase of its Cassini mission and their age is much less than estimated। देखो, इनके विकास के बारे में नासा ने अपने कैसिनी मिशन के अंतिम चरण में अध्ययन से पता लगाया कि इनकी आय अनुमान से काफी कम है। देखो, समझो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैसिनी हाइगेन या कैसिनी जो मिशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसिनी मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ, कैसिनी मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कैसिनी मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसिनी मिशन का संबंध किससे है? तो सैटर्न के चारों तरफ जो रिंग्स मिलती हैं, जो बर्फ के और धूल कणों के बने होते हैं, उन रिंग्स के बारे में ये था ना, ये मिशन था इन रिंग्स के बारे में। राइट, तो ये इन रिंग्स के बारे में मिशन था। ठीक है, देखो, ये यहाँ पर खुलता ही नहीं है वो। चलो ठीक है ना, इसके चारों तरफ 7 रिंग मिलते हैं, उनके बारे में कौन सा मिशन नासा ने भेजा है? तो नासा का मिशन था, ये मैंने 5 स्टार मार दिया इसके ऊपर, कैसिनी मिशन था। ये बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कैसिनी मिशन था। अब इसके अलावा देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? शनि के वलय चट्टानी पदार्थों के सूक्ष्म घटकों एवं बर्फ से बने होते हैं, मतलब कण है ना, चट्टानों के छोटे छोटे कण, धूल कण, बर्फ, इन सब से बने होते हैं ना, इन सब से बने होते हैं, इन सभी से ही बने होते, निर्मित होते हैं। अब आओ अगली बात पर, कैसिनी मिशन क्या है? कैसिनी मिशन क्या है? कैसिनी मिशन के बारे में लिखा हुआ है, शनि की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला तथा शनि पर भेजा गया चौथा अंतरिक्ष मिशन था, जिसे 1997 में नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से भेजा गया था। कितना इंपॉर्टेंट है ये, आप समझो एक बार। शनि के चारों तरफ इन रिंग्स का स्टडी करने के लिए जो कैसिनी मिशन, ये किस किस ने मिलकर भेजा? तो शनि पर की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहली बार किसी ने शनि की कक्षा में प्रवेश किया, और शनि पर भेजा गया चौथा अंतरिक्ष मिशन था। इससे पहले भेजे गए लेकिन कक्षा में एंटर नहीं कर पाए। ठीक है, और इसको भेजा गया, इसे वर्ष 1997 में नासा, एक तो आप जानते हैं अमेरिका, एक आपकी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है, एक इटली की अंतरिक्ष एजेंसी है, इन्होंने संयुक्त रूप से, तीनों एजेंसियों ने मिलकर के और फिर इसको भेजा था। लगभग प्रत्येक लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना घटित होती है, जिसमें शनि के वलय के छल्ले लुप्त प्रतीत होते हैं, जिसे रिंग क्रॉसिंग कहा जाता है। ये लो, कितना शानदार शानदार कंटेंट तुम्हारे लिए मैं चुरा के लाया हूँ, है ना। चुरा के लाने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में रखा हुआ था और मैं उठा के लिया वहां से। चुरा के लाने का मतलब कितनी सारी चीज पढ़ने के बाद में कितने कितने पॉइंट मैं निकाल निकाल करके लाता हूँ, है ना, अलग अलग सोर्सेज से पढ़ना पड़ता है ना भाई। अब देखो, मैं जाके स्टडी तो करता नहीं हूँ शनि के ऊपर या किसी ग्रह के ऊपर, है ना, तो वो तो मैं करता हूँ नहीं, लेकिन फिर भी बात ये है कि फिर भी इनको पढ़ना तो पड़ता है ना, पढ़ना तो पड़ता है ना इनको कहीं ना कहीं से। और जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक ये चीज़ें कहाँ से आएंगी बताओ। तो प्रत्येक 14.7 वर्ष में रिंग क्रॉसिंग होता है ना, रिंग क्रॉसिंग होता है 14.7 वर्ष में, खगोलीय घटना घटित होती है जिसमें शनि के वलय, शनि के रिंग्स, छल्ले लुप्त प्रतीत होते हैं, है ना। ये लुप्त मतलब गायब होने दिखाई देते हैं कि है ही नहीं, और इसे ही हम रिंग क्रॉसिंग घटना के नाम से जानते हैं। तो रिंग क्रॉसिंग फिनोमेना का संबंध किससे है? तो सैटर्न के छल्लों का दिखाई नहीं देना। ठीक है, तो ये है। आगे देखो, सैटर्न्स रिंग्स आर मेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट ऑफ रॉकी मटेरियल्स एंड आइस। कैसिनी मिशन, द फर्स्ट
to enter the first to enter Saturn's orbit, and the fourth space mission sent to Saturn was sent jointly by NASA, European Space Agency, and Italian Space Agency in the year 1997. नोट कर रखा है. Approximately every 14.7 years, an astronomical event occurs in which the rings of Saturn appear to disappear, uh, which is called ring crossing, which is called ring crossing phenomena. रिंग क्रॉसिंग विच इज कॉल्ड रिंग क्रॉसिंग. ठीक है, विच इज कॉल्ड रिंग क्रॉसिंग. ठीक है, occurs in which rings of Saturn appear to disappear, है ना, लुप्त प्रतीत होते हैं. ठीक है ना, इसे ही क्या कहते हैं, रिंग क्रॉसिंग बोलते हैं. इसे ही रिंग क्रॉसिंग बोला जाता है. ठीक है, चलो अगली बात पर आते हैं, अरुण पर आते हैं. अरुण, ठीक है, अगर हम अरुण पर आए, अरुण पर अगर अपन आए, अरुण पर जब आप आओगे तो अरुण पर थोड़ा ध्यान दो. 1781 में सर विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की. सबसे पहली बात, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि विलियम हर्शेल ने खोज की या अरुण किसके द्वारा खोजा गया. तो विलियम हर्शेल ने खोजा, सर विलियम हर्शेल ने. सर विलियम हर्शेल ने खोज की. ठीक है, देखो विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की. देखो इस पे ध्यान दो. जो आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में पहला जुपिटर, दूसरा सैटर्न, तीसरा यूरेनस मतलब अरुण है. इसका परिक्रमण काल 84 वर्ष है. परिक्रमण काल का मतलब सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है, रिवॉल्व करता है, वो कितना है, 84 ईयर्स. तथा इसका परिभ्रमण या घूर्णन काल 17 घंटा और 14 मिनट है. 17 घंटा 14 मिनट है. मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह नीले हरे रंग का दिखाई देता है. तो नीले हरे रंग का कैसे कौन दिखाई देता है, मोस्टली हरा रंग, बाकी थोड़ा बहुत नीला. तो नीले हरे रंग का दिखाई देता है कौन सा, तो अरुण दिखाई देता है. किसकी वजह से, मीथेन गैस की अधिकता की वजह से. सबसे ज्यादा जो अक्षीय झुकाव है, तो सबसे ज्यादा अक्षीय झुकाव इसी का मिलता है. इसका अक्षीय झुकाव लेटा हुआ सूर्य ग्रह के सापेक्ष सर्वाधिक 97 डिग्री मिलता है, जिसके कारण इसके एक हिस्से में 42 वर्ष दिन व दूसरे हिस्से में 42 वर्ष की रात होती है ना. जैसे ध्रुवों के ऊपर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है ना, इसी प्रकार से आप देखोगे कि ध्रुवों के ऊपर नहीं होता 6 महीने के दिन 6 महीने की रात. क्यों होती है भाई 6 6 महीने के दिन रात, इसलिए होती है क्योंकि जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री झुकी है. तो जब तक सूर्य के एक चक्कर कब लगाएगी, एक साल में लगाएगी, 12 महीने में. तो 6 महीने उत्तरी ध्रुव पर दिन रहेगा, 6 महीने पर दक्षिण ध्रुव पर रात रहेगी. फिर वैसे ही आप देखोगे तो 6 महीने उत्तर में रात और दक्षिण में दिन. उसी प्रकार इसका भाई पृथ्वी का तो 23.5 ही है, उसके बाद 6 6 महीने है, एक साल में चक्कर लगा रही है. और इसका तो जो है ना, वो तो कितना है, इसका तो आप देखोगे तो इसका तो कितना आएगा, इसका तो आएगा 84 वर्ष आएगा. तो 84 वर्ष अगर इसका एक राउंड लगेगा तो 84 वर्ष लगेगा. तो सबसे ज्यादा अक्षीय झुकाव है, इसका मतलब हो गया 84 वर्ष में एक राउंड मारेगा. तो 42 वर्ष दिन 42 वर्ष की रात, है ना. तो ये यहाँ पर स्थिति आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, तो लंबे दिन और लंबे रात कितने कितने वर्ष के, इतने इतने वर्ष के आ जाएंगे. ठीक है, इसके बाद इसके चारों ओर भी शनि के समान रिंग पाए जाते हैं. शनि के चारों तरफ 7 मिलते हैं, इसके चारों तरफ 5 मिलते हैं ना. बता देंगे, लेख बता देंगे ना. अरे वहां पर लोग उतने रहते थोड़ी है ध्रुव के ऊपर, ये बताओ, थोड़ा नीचे की तरफ रहते हैं ना.
ठीक है, नीचे की तरफ रहते हैं। ठीक है, चलो अगले पर आओ। लगता है मुझे बुक पढ़ रही हूँ और आप बुक पढ़ा रहे हैं ना, खुशी। चलो आज आज के लिए तुम पढ़ लो भाई, है ना, आज आज के लिए पढ़ लो, कल से मैं समझ गया तुम लोग नहीं पढ़ोगे इस तरीके से, तुम लोग नहीं पढ़ना चाहते हो ऐसे। ठीक है। यार कई कई लोग तो पढ़ाते ही ऐसे ही है, हैं? कई लोग तो मैं देखता हूँ कि वो यही सिस्टम उनका ही होता है, ऐसे लिख लाते हैं अपने, पूरा बता देते हैं ऐसे 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 आएगा ये, फिर उनकी क्या हालत। फिर ऐसी स्थिति में क्या करें लोग बताओ। अच्छा, इसलिए तो कहीं और नहीं पढ़ रहे हैं ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो ठीक है, आज आज के लिए एडजस्ट कर लो, बाकी फिर अपने वैसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, वरुण पर आओ बाप, वरुण पर आओ, वरुण पर आओ। इस इसकी खोज 1846 में की गई। पीछे 1781 में हुई थी ना, 1781 में, ये 1846 में जॉन गाले के द्वारा इसकी खोज की गई। वरुण, नेपच्यून इसका नाम है। ठीक है। इस ग्रह का परिक्रमण काल 165 वर्ष है। सबसे लंबे समय में या सर्वाधिक समय में सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाने वाला कौन है? तो सबसे लंबे में जो लगाएगा, सबसे लंबे टाइम में लगाएगा, वो कौन लगाएगा? वरुण, 165। और घूर्णन काल अपने एक्स पर कितना है? 16 घंटे 6 मिनट का है, 16 घंटे 6 मिनट का है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित तथा सबसे ठंडा ग्रह है ना, ये कोल्डेस्ट प्लेनेट है, जो सबसे दूर है, सबसे नजदीक बुध है, सबसे दूर वरुण है। ठीक है, सबसे दूर है और सबसे ठंडा ग्रह है। नीले रंग का दिखाई देता है ना, कैसा दिखता है? नीले रंग का। इसके कुल ज्ञात नीला ग्रह वैसे पृथ्वी को कहा जाता है, लेकिन ये भी कैसे रंग का दिखता है? नीले रंग का। इसके कुल ज्ञात उपग्रह हैं 14। इनमें से ट्राइटन प्रमुख है ना, ट्राइटन एक टाइटन है, एक टाइटन ही ट्राइटन है, ध्यान रखना, ट्राइटन उपग्रह है, ट्राइटन उपग्रह है ना, ट्राइटन। कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है ये पूछे, तो ट्राइटन जो आएगा वो किसका? वरुण का आएगा। जिस पर गीजर, गीजर का होता है उष्णोत्स, गर्म जल के झरने मिलते हैं जिसके ऊपर। ठीक है ना। चलो चलो कोई बात नहीं, कल से नहीं पढ़ेंगे ऐसे। अरे तो कभी कभार तो पढ़ लिया करो। चलो कभी कभार तो पढ़ना भी चाहिए ना, ऐसी भी आदत होनी चाहिए। इसके ऊपर गर्म जल के झरने मिलते हैं ना। तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाई जॉन गाले इन ईयर 1846। द रोटेशन पीरियड ऑफ द प्लेनेट इज अप्रोक्सीमेटली 165 ईयर्स एंड द रोटेशन पीरियड इट्स इट्स ऑन, इसको ऐसे लिख लेना भाई अंग्रेजी वाले बच्चे, इट्स ऑन एक्सिस, इट्स ऑन एक्सिस है ना। ये कितना आएगा? 16 घंटे और 6 मिनट का आ जाएगा। ठीक है ना, 16 घंटा और 6 मिनट का आ जाएगा। ठीक है। फिर आप देखोगे इट इज लोकेटेड एट द फर्देस्ट डिस्टेंस है ना फ्रॉम द सन एंड इट इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट। इट इज ब्लू इन कलर। टोटल नॉन सैटेलाइट 14 है। आउट ऑफ दीज ट्राइटन इज द मेन सैटेलाइट ऑन विच एविडेंस ऑफ गीजर्स हॉट स्पॉट्स हैज बीन फाउंड है ना। गर्म जल के झरनों के वो मिलते हैं। अब प्लूटो की बात पर आ जाओ। प्लूटो यम कुबेर इसी को बोलते हैं। प्लूटो की खोज क्लाइड टॉम्बैक द्वारा की गई। क्लाइड टॉम्बैक ने इसकी खोज करी, प्लूटो की खोज। और प्लूटो जो है ना, प्लूटो ये सबसे दूर था, है ना। और पहले प्लूटो सबसे छोटे हुआ करता था। लेकिन प्लूटो की एक बात थी कि प्लूटो जो था ना भाई, कई कई बच्चे होते हैं
और कई कई बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे नहीं होते, कई कई बदमाश होते हैं मोहल्ले के अंदर, देखना आप। वो मोहल्ले के बदमाश बच्चे ऐसे होते हैं कि वो हर हर आदमी के घर में, सबके घरों में जाते हैं और वहाँ ताक झांक करते हैं। बताओ आपने देखा है कि नहीं देखा है? मोहल्ले में कई ऐसे बदमाश लड़के होते ही नहीं होते हैं जो दूसरे घरों में जाकर के ताक झांक करते हैं। बताओ देखा है कि नहीं देखा? देखा होगा डेफिनेटली, डेफिनेटली देखा होगा। अपने मोहल्ले में कुछ ऐसे आइटम टाइप के लड़के होते हैं जो इतने आदत से गंदे होते हैं कि वो अपने घर में नहीं देखेंगे, दूसरे घर में लेंगे और दूसरे घर में ताक झांक करेंगे, लेंगे और दूसरे घर में ताक झांक करेंगे। बताओ होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे होते हैं ना ऐसे मोहल्ले के अंदर। ऐसा ही मोहल्ले में एक बिगड़े लड़का था, प्लूटो, है ना। और प्लूटो जो है ना, प्लूटो क्या करता था, यह अपनी कक्षा में चक्कर लगाता लगाता, यह अपनी कक्षा में तो चक्कर लगा ही रहा है, और अपनी कक्षा में चक्कर लगाता 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 और दूसरे ग्रह की कक्षा में चक्कर मारता था, है ना। दूसरे ग्रहों की कक्षा में चक्कर लगाता था, ठीक है ना, दूसरे ग्रहों की कक्षा में चक्कर लगाता था, है ना। इसको प्लूटो प्लूटो ही बोलते हैं ना, इसको प्लूटो प्लूटो ही बोलते हैं। हाँ। तो क्या करता था कि यह जो है ना, यह चलता 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 घूमता 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 और चक्कर मार देता था दूसरे ग्रहों की कक्षा में, और दूसरे घर के कक्षा में चक्कर मारता था। तो वैज्ञानिकों ने देखा, यार ये तो बड़ा गंदा आदमी है, ये तो दूसरे घरों में चक्कर मारता है, इसका मतलब इसको बाहर करना पड़ेगा। और 2006 में ना इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो प्लूटो ने कहा, कर लो बाहर, अपन तो वैसे ही चक्कर मारेंगे। अब तुम, ऐसा तो है नहीं कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर करने के लिए जाओगे सारे वैज्ञानिक मिल करके और आप कहोगे ये लो जी जोर लगा के, ये हटाओ बाहर कर दो इसको, धक्का तो मार नहीं सकते, है कि नहीं? प्लूटो पे धक्का मारोगे आप जाके कि हाँ भाई प्लूटो बाहर हो जा तू ग्रहों की श्रेणी से, तो इसको ग्रहों में नहीं रखेंगे क्योंकि तू दूसरे के चक्कर मारता है। प्लूटो ने दूर से कहा, नीचे बैठ के मीटिंग कर रही थी लोग 2006 में प्राग के अंदर, और बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे थे कि प्लूटो को हम ग्रहों की श्रेणी से बाहर। प्लूटो दूर से देख रहा है, बोल कर लो बाहर, क्या फर्क पड़ेगा, अपन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने ऐसे ही चक्कर मारेंगे, दूसरे के ग्रहों में चक्कर मारेंगे, दूसरे कक्षा में, ठीक है ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, है कि नहीं? तो ये सिस्टम है प्लूटो का। हमने सिर्फ कागजों के अंदर उसको बाहर किया है, बाकी भाई वही चक्कर मार रहा है अपने, वहीं पर वही राउंड मारता है, वैसे ही काम करता है सारे, कोई दिक्कत नहीं, प्लूटो को कोई टेंशन नहीं है ना। तो जीवन में ना प्लूटो बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई तुम्हें ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाले या नहीं निकाले। प्लूटो अपने में मस्त है, प्लूटो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए, प्लूटो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप निकाल लो कितना ही बार उसको, क्या कर लेगा बताओ? क्या करेंगे अपने प्लूटो, कुछ कर सकते हैं क्या? धक्का तो मार नहीं सकते, है कि नहीं? चलो। अरे तू, ये क्या लिख रहे हो तुम लोग भाई? हाँ खुशी, बिल्कुल, आप बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि आप कहीं भी ना अपने पढ़ाई करो बेटा, है ना। मैं तो देखो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं तो, मुझे तो आता तो है नहीं, है ना। तो आप ना कहीं इससे अच्छा कोई अच्छा विकल्प आपको जरूर डेफिनेटली मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना। खुशी, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो, ठीक है। हम नहीं सुधरेंगे, प्लूटो बिल्कुल ऐसा ही है प्लूटो, ठीक है ना। देखो एक बार, इसे 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की जो प्राग सम्मेलन हुआ, उस दौरान ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, और इसे जो है ना बोना ग्रह, इसको कर दिया गया ना, इसको बोना ग्रह साबित वो कर दिया गया, ठीक है ना, इसको बोना ग्रह घोषित कर दिया गया, ठीक है ना, बोना ग्रह घोषित कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि प्लूटो वरुण की कक्षा में चक्कर लगाता है और इसका आकार कम है, साथ ही इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी काफी कम है। तो ये ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, प्लूटो वरुण की कक्षा में चक्कर लगाता है, एक बात, इसका आकार कम है, दूसरी बात, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, कम है। डिफाइन किया गया ना 2006 में कि ग्रह क्या होंगे, है ना, ग्रह क्या होंगे, ठीक है। और जो है ऐसे ही कुछ अन्य बोने ग्रह जिनमें हम बोलते हैं क्या क्या, जिनमें अपने नाम लेते हैं, प्लूटो है, एरिस है, सेरेस है, हेमिया है, कई सारे इस तरीके के हैं। तो ड्यूरिंग द
Prague Conference of International Astronomical Union in 2006, it was removed from the category of planets and declared a dwarf planet. It has been done. It has been done because Pluto revolves around Neptune orbit. Its size is less and its gravitational force is also much less. Some dwarf planets are Pluto है, एरिस है, सेरेस है और हेमिया है। ये सब कुछ और भी अन्य ऐसे हैं जो क्या है, जो आपके ड्वार्फ प्लेनेट है या छोटे क्षुद्र ग्रह हैं ना, या फिर जिनको हम बोने ग्रह कहते हैं, ठीक है ना, जिनको हम बोने ग्रह बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे फिर कल के क्लास में, ठीक है ना, तो कल के क्लास में आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, कल पढ़ते हैं अगली क्लास में। कल मून में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है ना, मून पढ़ा दूंगा, बस फिर ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर पर चलेंगे, परसों से चलेंगे अगले चैप्टर पर, ठीक है। थैंक यू भाई। अच्छा ठीक है, अरे ठीक है, थैंक यू खुशी, थैंक यू लाडो। अच्छा तो आपका मैसेज आधा दिख रहा था, मुझे पूरा नहीं दिख रहा था ना। चलो थैंक यू। तुम पढ़ो भाई, आज आज की एक दिन की बात है गुड़िया, है ना, आज आज की एक बात है, कल से नहीं लूंगा मैं पीडीएफ, 100% पीडीएफ नहीं लेंगे, बिना पीडीएफ की पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा, बिना पीडीएफ की पढ़ेंगे। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावनाओं को, है ना, मैं तुम्हारे इमोशंस को समझ रहा हूँ, लेकिन सिलेबस लेट हो जाएगा तुम्हारा, फिर सिलेबस लेट होगा, फिर कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, फिर भी मैं ही जिम्मेदार हूँ उसके लिए भी, है बच्चा, सिलेबस लेट के लिए कौन जिम्मेदार है बताओ, फिर भी मैं ही रेस्पॉन्सिबल हूँ बताओ, हैं।